ईरान इजराइल युद्ध के बाद हालात सिर्फ पश्चिमी एशिया तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर अब भारत पर भी देखने को मिल सकता है। अभी ऐसी कोई स्थितियां नहीं है, लेकिन अगर परिस्थितियां वहां नहीं संभली तो ये जानकार बता रहे हैं कि आगे हमें थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। अगर ये युद्ध लंबे समय तक चलता है तो सबसे बड़ी चोट आपकी जेब पर पड़ सकती है। एलपीजी सिलेंडर महंगा हो सकता है, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं, बिजली का संकट भी गहरा सकता है, खासतौर से पीक आवर्स में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ तो रोजमर्रा की चीजें भी आपके बजट को बिगाड़ सकती हैं। यही नहीं, टूरिज्म पर भी इसका सीधा असर तो अभी से दिखना शुरू हो चुका है। यानी युद्ध भले ही दूर हो रहा हो, लेकिन इसका असर आपके घर खर्च तक पहुंच चुका है, किचन तक पहुंच चुका है। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आज हम युद्ध के असर पर बातचीत करेंगे। इस युद्ध का जो गदर मचा हुआ है उसका आम आदमी पर क्या असर पड़ रहा है। मेरे साथ खास मेहमान होंगे, परिस्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे कि कब तक ऐसी परिस्थितियां रहेंगी और भारत के लिए क्या कोई चुनौतियां आने वाली समय में देखने को मिल रही हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए, मैं लौटता हूं मेहमानों के साथ। मध्य पूर्व दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा कॉरिडोर है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 20% गुजरता है। ये मार्ग अमेरिकी इजरायली हमलों के बाद ईरान द्वारा खतरे की श्रेणी में डाल दिया गया है और कई शिपिंग कंपनियों ने ट्रांजिट रोक दिया है या बदल दिया है। चूंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बहुत बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से लाता है, इसलिए आपूर्ति में रुकावट का असर सीधे भारत के घरों तक पहुंच सकता है। भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में है और अपनी खपत का बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व से लाता है। भारत का लगभग 50% कच्चा तेल आयात हॉर्मुज रूट से ही गुजरता है। यह हिस्सा हाल के दिनों में बढ़ा है। तनाव बढ़ते ही एशिया के लिए महत्वपूर्ण ये मार्ग बाधित हुआ, जिससे शिपिंग जोखिम बढ़े और डिलीवरी अनिश्चित हुई। इजराइल ईरान हमलों के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चा तेल एक हफ्ते में करीब 20% तक उछला। तेल महंगा होने का मतलब है भारत में पेट्रोल, डीजल, एयर टर्बाइन फ्यूल और ट्रांसपोर्ट लागत पर दबाव। कतर, जो दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी निर्यातक है, उसने युद्ध के हमलों के बाद एलएनजी उत्पादन रोक दिया है, जिससे भारत और यूरोप पर गैस संकट गहराया है। भारतीय कंपनियों को एलएनजी सप्लाई में 10% से 30% तक कटौती की सूचना मिली है, जिसके लिए स्पॉट खरीद की जरूरत बढ़ेगी और स्पॉट बाजार महंगा होता है। गैस की यह कमी खाना पकाने, उद्योगों और बिजली उत्पादन तक को प्रभावित कर सकती है। हॉर्मुज संकट के चलते कई शिपिंग कंपनियों ने जहाजों को अफ्रीका के दक्षिणी सिरे केप ऑफ गुड होप के रास्ते भेजना शुरू किया है। इससे यात्रा 15 से 20 दिन बढ़ जाती है। कई कंपनियों ने इमरजेंसी कॉन्फ्लिक्ट सरचार्ज यानी ECS और वॉर रिस्क सरचार्ज यानी WRS लगा दिया है। जैसे CMA CGM ने $2,000 प्रति 20 फीट और $3,000 प्रति 40 फीट कंटेनर शुल्क लागू किया है। अन्य कंपनियां 1500 से 4000 तक वॉर रिस्क शुल्क ले रही हैं। अगर लॉजिस्टिक्स महंगे होंगे तो मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, दाल, मसाले, फर्टिलाइजर, मेवा, कपड़े, सबकी लागत बढ़ेगी। युद्ध के चलते दुबई जैसे प्रमुख हवाई केंद्रों ने एयरस्पेस से उड़ानें बहुत सीमित कर दी हैं। अगर युद्ध लंबा खिंचा तो इसका असर टूरिज्म पर भी पड़ेगा। अगर टूरिस्ट भारत नहीं आएंगे तो इसका असर भारत के GDP पर भी पड़ेगा। यही नहीं, विदेश यात्रा के लिए टिकट महंगे होंगे, ट्रांजिट समय बढ़ सकता है। खाड़ी देशों में नौकरी करने वालों और यात्रियों दोनों को संकट का सामना करना पड़ सकता है। ईरान इजराइल तनाव के चलते दुनिया की सप्लाई चेन हिल गई है। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की संख्या 80% तक कम हो गई है। कई बंदरगाहों ने अस्थायी रूप से काम रोक दिया है। एयर कार्गो क्षमता 18% कम हुई है, जिससे वैश्विक शिपमेंट प्रभावित हुआ है, जिससे भारत में दवा, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और औद्योगिक कच्चे माल तक पर असर पड़ सकता है। ग्लोबल फर्टिलाइजर सप्लाई का 33% हिस्सा हॉर्मुज रूट से गुजरता है। ये रास्ता महंगा या बाधित हुआ तो भारत में खाद महंगी होगी, जिससे खेती और खाद्यान्न कीमतों पर असर पड़ेगा। भारत जिन देशों से पिस्ता, खजूर, बादाम, केसर लाता है, उनमें ईरान, अफगानिस्तान, UAE, सऊदी शामिल हैं। लेकिन इस युद्ध ने पूरी सप्लाई चेन को प्रभावित कर दिया है। ईरान इजराइल संघर्ष भले ही हजारों किलोमीटर दूर हो, लेकिन इसका असर भारत के घर घर तक पहुंच सकता है, क्योंकि तेल महंगा होगा, गैस सप्लाई प्रभावित होगी, शिपिंग रूट बदलने से सामान महंगा होगा, उड़ानों पर असर होगा, खाद, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेवे, सबकी कीमतें बढ़ सकती हैं। क्योंकि भारत की ऊर्जा और व्यापारिक निर्भरता मध्य पूर्व पर बहुत अधिक होने के कारण ये संकट आम आदमी के बजट को सीधा प्रभावित कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं संदीप कुमार गुप्ता जी का, पूर्व CMD हैं गेल इंडिया लिमिटेड के। बहुत बहुत स्वागत है आपका संदीप जी हमारे शो पे। हमारे साथ है नवीन कुंडू साहब, फाउंडर हैं टूरिज्म फ्यूचर्स के। बहुत बहुत स्वागत है कुंडू साहब आपका भी हमारे शो पे। गुप्ता सर, थोड़ा सा हमें समझाएं और
स्थितियां बताएं सर, होर्मुज़ में इस वक्त क्या चल रहा है, और होर्मुज़ से क्योंकि भारत का एक बड़ा हिस्सा एलएनजी का भी आता है, और अगर ये रास्ता नहीं खुला तो क्या पाइप वाली रसोई गैस के दाम बढ़ते हुए नज़र आएंगे? उसके लिए हमारी क्या कुछ तैयारी दिख रही है सर? बिल्कुल जी। सबसे पहले सभी दर्शकों को अभिनंदन स्वागत। और धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। स्वागत सर। तो सबसे पहले मैं एलएनजी की बात करता हूँ। भारत में लगभग 50% नेचुरल गैस इंपोर्ट होती है एलएनजी के फॉर्म में, और उसका करीब 1/3 हिस्सा जो है टोटल गैस कंजम्पशन जो इंडिया में है उसका करीब 1/3 से थोड़ा सा कम हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर के आता है, जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट से आता है और कतार से भी आता है। जैसा आपको मालूम है, कतार ने फोर्स मेजोर लगा दिया है और अपना प्रोडक्शन भी बंद कर दिया है, और वहां से एक्सपोर्ट्स भी बंद हो चुके हैं। और वैसे भी जो स्थिति है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, हालांकि ऑफिशियली ईरान का भी स्टेटमेंट है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उन्होंने क्लोज नहीं किया है, लेकिन क्योंकि कुछ वेसल्स पे अभी भी अटैक हुआ है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई वेसल गुजरे हाइड्रोकार्बन्स का ऐसी संभावना नहीं है जब तक स्थिति नॉर्मलाइज नहीं हो जाए। तो ये देखते हुए लगभग 190 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पर डे का जो कंजम्पशन है गैस का भारत में, उसमें से लगभग 60 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पर डे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर के आता है, जो कि बाधित रहेगा जब तक की स्थिति नॉर्मल नहीं होती। लेकिन अगर हम देखें कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे कि सप्लाईज एसेंशियल है, जिसमें कि डोमेस्टिक पीएनजी आता है, जहां पे कि रसोई घरों में गैस पहुंचती है, या फिर सीएनजी चालित व्हीकल्स हैं जिनको की सप्लाई करना जरूरी है मोबिलिटी के लिए, या फिर फर्टिलाइजर्स हैं जो कि हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा मानना है कि इन सभी क्षेत्रों को हम अभी अवेलेबल जो सप्लाईज हैं, जो कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन है या दुनिया के और हिस्सों से जो गैस आ रही है, वहां से हम इसकी आपूर्ति कर सकते हैं। और जो कुछ और दूसरे सेक्टर्स हैं जहां पे कि जैसे मान लीजिए इंडस्ट्रीज हो गई, जिसमें कि रिफाइनरीज हैं, पेट्रोकेमिकल्स हैं, या और इंडस्ट्रीज हैं, या फिर सीजीडी एरियाज में जो सप्लाई होती है कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स को या इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स को, वहां पे कुछ कटौती करके हम ये 60 मिलियन का जो गैप है वो आई थिंक हम पूरा कर सकते हैं अभी फिलहाल। तो मेरा मानना है कि ये स्थिति अगर थोड़ी लंबी भी चले तो नेचुरल गैस की जहां तक बात है वहां हम मैनेज करने में सफल रहेंगे, जहां तक कि एसेंशियल सप्लाईज का सवाल है। ओके, ऑल राइट सर। तो एसेंशियल सप्लाईज को मैनेज करने के लिए हम शायद सक्षम रहें, और इस तरह का जब भी कोई संकट आता है तो गवर्नमेंट भी जो है प्रायोरिटी कर लेती है कि पहले कौन सा जो डे टू डे किचन है प्रायोरिटी वहाँ जाती है, उसके बाद फिर अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से फिर इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स के नंबर्स आते हैं। बट आई एम श्योर कि गवर्नमेंट ने इसमें कुछ किया होगा, और जो कुछ करना बाकी है वो मैं गुप्ता सर से आगे पूछूंगा। लेकिन कुंडू सर के पास अब चल रहा हूँ। कुंडू सर, हम सब जानते हैं अनफॉर्चुनेटली कोई भी इस तरह का संकट आता है, जो सबसे पहले जिस पर कुठाराघात होता है वो है हमारा टूरिज़्म। मतलब कहीं मिसाइल फटा, कहीं बम की धमाके की आवाज़ आई तो सबसे पहले उड़ानें बंद कर दो साहब, आना जाना बंद कर दो साहब। इस बार सर ये मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है, इसका टूरिज़्म पर कितना असर पड़ रहा है, और क्या कुछ करना होगा सर? क्या आप लोग क्या क्लोज वॉच कर रहे हैं इसको, तो क्या कुछ करना होगा? दीपक जी नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, इस वॉर के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। अब जैसे गुप्ता जी ने बताया कि सबसे पहले जो, अभी तो खैर नेचुरल गैस के ऊपर उन्होंने काफ़ी बोल दिया, बट एयर टर्बाइन फ्यूल जो है वो एक्सपेंसिव होता जा रहा है और एयरलाइंस को रीरूट करना पड़ रहा है। उसकी वजह से उनको पर फ्लाइट तकरीबन $10,000 का एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा, जो कॉस्ट अभी तो एयरलाइन बेयर कर रही है, बट थोड़े दिनों में आप देखेंगे कि वो एयर सरचार्ज लगा देंगी, फ्यूल सरचार्ज लगा देंगी पैसेंजर्स पे। दूसरी बात यह है कि इनकमिंग ट्रैफिक ऑलरेडी हमारा जो इंडिया आ रहा था, वैसे ही हम बहुत पीछे हैं इनबाउंड टूरिज्म में। प्री पैंडेमिक लेवल्स अभी तक नहीं आए हैं, और अब पिछले 6 दिनों में जो कैंसिलेशंस आई हैं उसने तो कहर बरपा दिया है। टूर ऑपरेटर्स के एडवांसेस ऑलरेडी जा चुके थे, लोगों को यहाँ आना था, और एक हम सब जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में जो अबू धाबी, दुबई, कतर, दोहा और ओमान बहुत बड़ा इनकमिंग हब है इंडिया के लिए। वहाँ से बहुत ज़्यादा टूरिज्म इफेक्ट हो चुका है। आउटबाउंड की जहाँ तक बात करते हैं
तो आउटबाउंड पे ऑलरेडी आप ये देखेंगे कि कैंसिलेशन इस महीने की तो आ चुकी हैं, और अभी जितने भी आगे के जो अब जब सीजन आ रहा है हमारा आउटबाउंड का, अप्रैल से जब लोग बाहर जाएंगे, अभी ईस्ट पे उतना इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन उस पे इम्पैक्ट भी आ सकता है अगर ये युद्ध ज्यादा चला, क्योंकि एयर टर्बाइन फ्यूल जो है वो महंगा होता जा रहा है। करेक्ट। तो मैंने जैसे कहा कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेज रहेंगे, राइट, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही कॉन्सिक्वेंसेज रहेंगे इसके, Right. और वो रहने भी हैं। राइट सर, स्वाभाविक है उनका रहना। खाड़ी के देशों में खासतौर से दुबई, इन सब जगह जाने की बहुत सारे लोगों की प्लानिंग थी। हमारे पास फ़ोन भी आ रहे हैं कि साहब कब तक ठीक होंगे, क्या होंगे, जिसका हमारे पास कोई उत्तर तो नहीं है। लेकिन कुंडू सर से हम स्पेसिफिक कुछ बड़े जो बिजनेस क्लस्टर्स के रूप में उभरे हैं, खासतौर से दुबई जैसे इलाके जहाँ पर बहुत सारे लोगों की मीटिंग्स अटकी हुई हैं, उनके कॉन्फ्रेंसेस अटकी हुई हैं, इस पर क्या उनकी राय रहेगी, मैं आगे उनसे पूछूंगा। फिलहाल हमारे साथ पिरूज खंबाटा सर जुड़ चुके हैं, चेयरमैन हैं रसना ग्रुप के। पिरूज सर, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत। सर, क्या स्थिति लग रही है सप्लाई चेन और फ्रेट का, क्या स्थिति है? क्योंकि पैकेजिंग कॉस्ट हो, सब चीज़ें एफएमसीजी में तो सब चीज़ें प्लास्टिक और पैकेजिंग मटेरियल क्योंकि क्रूड ऑयल से बनते हैं, तो क्या ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, चिप्स हैं, बिस्किट के पैकेट्स हैं, माल ढुलाई हैं, इनके लिए कंपनीज रेडी हैं सर? उन पे असर पड़ रहा है या फिर एमआरपी बढ़ाना ही आखिरी रास्ता होगा? नहीं, अभी एमआरपी तक तो नहीं आए हैं, बिकॉज सबका ये उम्मीद लगी हुई है कि आज नहीं तो कल ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा और लंबा नहीं चलेगा। पर आज जो इमीडिएट इम्पैक्ट है वो है कि एक्सपोर्ट सब रुक गया है। एटलीस्ट जो मिडल ईस्ट और गल्फ रीजन का एक्सपोर्ट था वो कंप्लीट रुक रहा है, बिकॉज वैसेल ही नहीं मिल रहे। और इससे कारण दो प्रॉब्लम है कि जो जिसने माल एक्सपोर्ट का बनाया है वो काफ़ी माल पेरिशेबल भी होता है, तो उसका क्या करें? तो फिर इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में ऑफसेट हो रहा है, और उससे थोड़ी इंडियन की एक्चुअली कंज्यूमर को अच्छे भाव में माल भी मिल सकता है। सेकंड प्रॉब्लम हो रही है जो मिडल ईस्ट कंट्रीज है, गल्फ खास करके, वहाँ वो तो कोई फूड प्रोडक्ट बनाते ही नहीं है, तो वो उनके लिए बहुत बड़ी इशू है कि वो उनका जो स्टॉक सप्लाई है वो होगा 15 दिन, महीने का। दे डोंट मेक एनीथिंग। तो जैसे कि आज ही हमको मैसेज आ रहा है कि भाई डीपी वर्ल्ड वाले वो स्पेशल कंसाइनमेंट्स ले जाएंगे कि जो एसेंशियल एग्री कमोडिटीज़ है, फूड कमोडिटीज़ है दुबई के लिए, अबू धाबी के लिए, वो हम इंडियंस दे सके। तो मेरा मानना है कि आज नहीं और कल ये बड़े बड़े पावर है तो ये कुछ सोल्यूशन निकाल देंगे तो ये वापस एक्सपोर्ट चालू हो सकता है। अब जो बात रही प्राइसेस की, ऑयल जब बढ़ता है तब प्लास्टिक का प्राइस बढ़ता है, तो डेफिनेटली जो हमारा इन्फ्लेशन अभी माइल्ड चल रहा था, लो चल रहा था, वो डेफिनेटली बढ़ेगा। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर ये चलता रहा, लेट अस से नेक्स्ट 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक्स, तो फिर उसको हमको अभी तो एब्जॉर्ब कर रहे हैं हम कि भैया थोड़ा बहुत प्लास्टिक का इंक्रीज़ हो गया, फ्रेट का इंक्रीज़ हो गया, वी आर एब्जॉर्बिंग इट। पर अगर ये चल जाता है 2 महीना, तो ऑब्वियसली वील हैव टू स्लाइटली ग्रेजुअली पास ऑन द रिलीफ, द बेनिफिट, व्हाटएवर द एक्स्ट्रा कॉस्ट टू द कस्टमर। तो ये लग रहा है मेरे को, पर ये थोड़ा मेरा पर्सनल मानना है कि ये वॉर लंबा नहीं चलेगा, ये 2 वीक में लगभग खत्म हो जाएगा। ओके। और रही टूरिज्म की बात, मेरा पर्सनल मानना है और मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि आजकल तो होटल के रेट इतने बढ़ गए हैं, अभी भी बढ़े हुए ही है। तो टूरिज्म तो जो यूरोपियन है, अमेरिकन है, और कहीं से भी आ रहे हैं, तो वो मेरे हिसाब से इतना मेरे को इमीडिएट कोई उसका इफेक्ट नहीं दिख रहा। ऑलराइट सर, बट बहुत इंटरेस्टिंग बात जो आपने बोली कि अभी तो कंपनियां इसको सह ले रही हैं, उनकी सहन करने की क्षमता है, इसलिए चाहे फ्रेट हो या पैकेजिंग कॉस्ट हो या बाकी खर्चे हों, कंपनियां सह लेंगी। लेकिन अगर 2, 3, 4 हफ्ते ज़्यादा आता है तो हो सकता है कि पास ऑन हो कंज्यूमर के लिए भी, या फिर गवर्नमेंट को कुछ इंटरवेंशन करना पड़े। वो क्या रास्ते हो सकते हैं, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं। देखिए, उम्मीद हमने भी नहीं छोड़ी है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह से परिस्थितियां चल रही हैं, संभवतः आने वाले कुछ दिनों में या मैक्सिमम हफ्ते भर में, 10 दिन में सब ठीक हो जाए। बट ये आज की जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये हम लेकर के चल रहे हैं 2 से 3 हफ्ते की। अगर यही स्थिति बनी रही तो फिर एक आम आदमी उसका बजट, उसका किचन कैसे तैयारी करे, उसके लिए आज हमें शो कर रहे हैं। तो ये मत सोचिएगा कि आज हम शो कर रहे हैं तो कल से सब कुछ महंगा हो जाएगा, कंज्यूमर पे पास ऑन हो जाएगा। प्लीज़ इस मुगालते में मत रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो ईरान की लड़ाई जो है वो संभवतः आपके किचन तक आई या नहीं, इसी का विश्लेषण आज हम कर रहे हैं। गुप्ता सर के पास चलते हैं। गुप्ता सर, थोड़ा सा बताइए, एलएनजी पीएनजी के बारे में आपने बताया सर, बट एलपीजी का भी हिस्सा खाड़ी से आता है बड़ा। क्या सरकार के पास इतना बफर स्टॉक है
कि 2-3 महीने में बिना सप्लाई के घर का चूल्हा जलता रहे। और साथ ही साथ, क्योंकि आपने उसका हल्का जिक्र भी किया था, मैं चाहूँगा थोड़ा सा और एलैबोरेट कीजिएगा फर्टिलाइज़र्स का भी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा इशू है। उसका तो बहुत बड़ा हिस्सा हमारा फर्टिलाइज़र्स का वहाँ से आ रहा है, उससे जुड़े हुई, और गैस महंगी होने से यूरिया का उत्पादन भी क्योंकि महंगा हो जाता है, तो आने वाले समय में अगर संकट ऐसे ही रहा तो फसलों के दाम भी बढ़ेंगे सर, उनकी उत्पादन लागत भी बढ़ेगी। हाँ जी, रसोई गैस में आपको पता है जैसे कि दो गैस इस्तेमाल होती हैं। एक है जो पाइप्ड नेचुरल गैस है, जिसके बारे में मैंने पहले बताया कि कोई चिंता का विषय नहीं। वैसे भी पाइप्ड नेचुरल गैस फर्स्ट प्रायोरिटी में आती है, और वो डोमेस्टिक जो एडमिनिस्ट्रेड प्राइसिंग मैकेनिज्म की गैस है उससे ही उसकी आपूर्ति हो जाएगी, तो उसके प्राइस भी बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। दूसरा है एलपीजी, जहाँ पे की स्थिति थोड़ी सी नाजुक है, क्योंकि देश में लगभग देश के कंजम्पशन का लगभग 60 से 65% जो है इंपोर्ट होता है, और इस इंपोर्ट का लगभग 90% अभी सिर्फ मिडिल ईस्ट से आती थी नेचुरल गैस हमारी, जो कि जिस पर की अब रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो यहाँ पे करीब 3 से 4 वीक तो हमारे पास स्टॉक है, तो होपफुली उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन उसके बाद अगर ये संकट कंटिन्यू रहा तो एलपीजी की सोर्सिंग में थोड़ी सी दिक्कतें होंगी। हालांकि एलपीजी के दूसरे बहुत सोर्स हैं। अभी हाल में ही लगभग 10% ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने यूएसए से सोर्स करना शुरू कर दिया था एलपीजी, और एलपीजी की अवेलेबिलिटी वहां पर है, तो इसलिए वहां से भी सोर्स करने की गुंजाइश है। तो इस तरफ कदम उठाना पड़ेगा सरकार को और कंपनियों को अगर ये जारी रहा। लेकिन जैसा कि पहले भी बताया कि जो दूसरे यहाँ पे स्पीकर्स हैं उन्होंने भी बताया, मेरा भी यही मानना है कि ये क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है सारी दुनिया के एनर्जी सप्लाईज के लिए, तो मेरा भी ये मानना है कि ये बहुत ज़्यादा देर चल नहीं सकता है। कुछ ना कुछ नेगोशिएटेड सेटलमेंट होगा, कुछ ना किसी वजह से ये वॉर रुकेगी जल्दी। थोड़ा फर्टिलाइजर सर, फर्टिलाइजर्स का जहां तक बात है कि अभी हम साल के अंत में हैं। नॉर्मली सभी यूरिया बेस्ड प्लांट्स जो होते हैं साल के एंड में वैसे ही शट डाउन लेते हैं, तो वहां पे रिक्वायरमेंट यूरिया में नेचुरल गैस की रिक्वायरमेंट वैसे ही कम हो जाती है थोड़ी। अच्छा। और वैसे भी जो यूरिया को मैं बताया था जैसे भी कि प्रायोरिटी के हिसाब से मेरा ये मानना है कि शायद फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के लिए ये गैस को कट नहीं किया जाएगा, और इसलिए फर्टिलाइजर्स का यूरिया का प्रोडक्शन जो है कंटिन्यू रहेगा। राइट सर। तो ये यूरिया के मोर्चे पर ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिर और जहां तक आपने प्राइस का बोला था, फर्टिलाइजर के प्राइस के भाई आपने क्वेश्चन पूछा था। हाँ सर। तो जैसा कि आपको मालूम है कि ये कंट्रोल्ड प्राइस पे बिकता है, किसानों को एक कंट्रोल्ड प्राइस पे अवेलेबल होता है। तो अगर प्राइस बढ़ता है तो उसका जो बर्डन है वो सरकार उठाती है फर्टिलाइजर सब्सिडी के। राइट, सब्सिडाइज एंड कंज्यूमर इज कंसर्न, उसमें कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन दिक्कत तब हो जाएगी अगर इधर से तेल भी अगर खुदा ना खास्ता अगर बढ़ गया तो सब्सिडी का बोझ फिर गवर्नमेंट पे भी आएगा। बट आई एम श्योर कि गवर्नमेंट ने उसके लिए काम किया होगा। लेट्स सी कि किस तरह से गवर्नमेंट इसमें काम करती है। कुंडू सर, करना क्या होगा सर? मतलब एग्जैक्टली क्या, क्योंकि युद्ध से रुपया भी लगातार कमज़ोर हो रहा है, लोगों का बाहर जाने वाले छात्र हैं, पर्यटक हैं, उनका खर्चा ऑलरेडी 10 से 15% बढ़ चुका है। तो और ख़ास तौर से जो मैं आपसे कह रहा था कि दुबई वगैरह जाने वाले लोगों के, और ख़ास तौर से जो व्यापारी लोग हैं, जो कारोबारी हैं, उनके बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, दुबई जाने के स्थितियाँ कब तक बनती हुई दिखाई देंगी? देखिए, मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि इट्स अ वॉर सिचुएशन। ये तो एक फोर्स मेजर कैलेमिटी है। लेकिन इसमें एक थोड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आज जो आई है वो ये आई है कि काफ़ी एयरलाइंस ने स्पेशल फ्लाइट्स चलानी दुबई, फुजैरा, शारजा से शुरू कर दी हैं। एक तो वो अच्छी न्यूज़ आई है आज। बट जो इम्पैक्ट है, जो आप कह रहे हैं डॉलर भी बढ़ता जा रहा है, जो स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं और जिन लोगों ने अपना आउटबाउंड बुकिंग रिजर्वेशंस किया हुआ है अप्रैल मई जून के सीजन के लिए, एक तो आज की रेट में टूर ऑपरेटर को ये नहीं मालूम कि वो डॉलर किस रेट पे चार्ज करेगा, तो वो जाहिर सी बात है कि वो कस्टमर पे क्या इम्पैक्ट आता है वो अभी पता नहीं है। अभी परसों 92 93 हो गया था, आज फिर 91 है, तो लगभग हेजिंग करते हुए 92 के आसपास लोग चार्ज करेंगे, तो वैसे ही 2-4 रुपए का फर्क आ जाता है। दूसरी बात यह है कि लोगों को वीज़ाज अप्लाई करने होते हैं मार्च में,
जो लोग अप्रैल में जून में बाहर जाते हैं, क्योंकि महीना भर लगता है, 2-3 कंट्रीज का वीजा लेना होता है, स्पेशली जो यूरोप के जो यूरोप बाउंड पैसेंजर्स होते हैं, जो वेस्ट बाउंड पैसेंजर्स होते हैं, तो उनके ऊपर थोड़ा इम्पैक्ट आएगा कि उन्हें ये नहीं पता कि वॉर कब तक चलेगी। ये तो आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि कल क्या होगा। और जो आप देखेंगे, जो कल रात को स्टेटमेंट आई है यूएस से कि ये वॉर कम से कम 3-4 हफ्ते तो चलने वाली है। अब मैं ये, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी नेगेटिव कि ये 3-4 हफ्ते चलेगी, मैं तो चाहूंगा ये वॉर कल सुबह खत्म हो और एंड इट इज बिजनेस एज यूजुअल, बट दिख नहीं रहा कहीं से कि ये वॉर खत्म होने वाली है इतनी जल्दी। 2-3 दिन में तो, अगले 2-4 दिन में तो नहीं, बट इम्पैक्ट तो है। देखिए दीपक जी, हम जितना मर्जी बोले कि टूरिज्म पे इम्पैक्ट नहीं है, होटल रेट सेम है। होटल रेट दिल्ली बॉम्बे में अभी भी ठीक हो सकते हैं, कोई कॉन्फ्रेंस हो गई डोमेस्टिक या कोई कॉर्पोरेट कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जिनकी वजह से रेट्स एक स्थायी रूप से एक कॉमन रहते हैं। बट अगर आप लेजर डेस्टिनेशन पे जहाँ इनबाउंड टूरिज्म आता है, वो ऑलरेडी इफेक्टेड हो चुकी हैं। आप राजस्थान चले जाइए, आप साउथ चले जाइए, वहाँ ऑलरेडी इम्पैक्ट आ चुका है। और आउटबाउंड में भी मिडिल ईस्ट का तो पूरा ही ट्रैफिक कैंसिल है। बिल्कुल। अब वो हमारे लिए नुकसान इसलिए है कि जिन लोगों ने पेमेंट्स कर दी थी, उनके रिफंड्स कब आएंगे, कितने रिफंड आएंगे, कैसे आएंगे। सो देयर इज एन इम्पैक्ट। ये तो 28 तारीख को वॉर हुई है, उससे पहले तो पता भी नहीं था कि क्या होगा। करेक्ट सर, राइट। तो देखिए इम्पैक्ट है अभी, क्योंकि ऑनगोइंग सिचुएशन है, डेवलपिंग सिचुएशन है, तो नोबडी नोज कि क्या होगा। बट हम उम्मीद करते हैं कि एक बार, जैसा अभी गुप्ता सर ने बहुत अच्छे से सारा मोर्चा बताया, पूरा एनर्जी का सारा मोर्चा बता दिया सर ने। ऐसी कोई बात नहीं है जो अब जिसका आपको इल्म ना हो कि भाई अब स्थितियाँ क्या है और आगे क्या होगा। इसी तरह से कुंडू सर ने भी बताया कि क्या अनसर्टिनिटीज़ हैं और भविष्य में क्या कुछ तैयारी करनी है, तो उसी हिसाब से गवर्नमेंट तैयारी करे, यही उम्मीद हम रखते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला। संदीप कुमार गुप्ता सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पिरूज सर हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन कुंडू सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। शो में इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार।